आधी रात का समय था। दीवार पर लगी घड़ी के कांटे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। जैसे ही घड़ी के कांटों ने 12 बजे का संकेत दिया, दीवार पर लगी घड़ी के साथ साथ पूरी दीवार खून के सैलाब में डूबने लगी। खून की कुछ बूंदें आकर आलोक के होठों पर गिरी और जैसे ही उसने उन खून की बूंदों का स्वाद चखा, मानो उसके होश ही गुम हो गए। ऐसा लगता था मानो वो किसी और दुनिया में आ गया हो, जैसे ये वही था जिसकी प्यास उसे जाने कब से थी। खून के स्वाद से आलोक का दिमाग झूम रहा था कि तभी उसे महसूस हुआ किसी ने ढेर सारा खून उसके चेहरे पर दे मारा हो। चौंक कर आलोक ने अपने चारों ओर देखा तो सामने उसका दोस्त मीर हाथ में गिलास लेकर खड़ा नजर आया। अरे यार, क्या सपना था, पूरा दिमाग घूम गया। मैं तुझे नींद से उठाने के लिए चेहरे पर पानी डाल रहा हूँ और तू उसे ऐसे जीभ लगाकर चाट रहा था जैसे पानी नहीं शरबत मिल गया हो। छोड़ यार, गहरी नींद में था, सपना देख रहा था। मतलब फिर से खून पी लिया तूने? भाई, कोई ढंग की किताबें पढ़ा कर, ये सब फालतू की बातें पढ़कर दिमाग खराब हो गया है तेरा। और हम हिस्टोरियन हैं, काल्पनिक कथावाचक नहीं। फालतू बातें नहीं है यार, ऐसा लग रहा है सब कुछ जाना पहचाना सा है। वो सब कुछ झूठ नहीं हो सकता। अच्छा, तो तू वो खून पीने वाले चमगादड़ों के खानदान से है क्या? अपने रिश्तेदारों के लिए ऐसे कौन बोलता है यार? और अगर तू चमगादड़ है तो मैं पक्का भेड़िया हूँ। हाँ, तेरी तो शक्ल भी मिलती है भेड़िए से। ये थे आलोक और मेहर, दोनों रूममेट्स हैं और पुरातत्व विभाग में काम करते हैं। इतिहास के कोख में छिपी घटनाओं को खोदकर बाहर लाना ही इनका काम है। दुनिया के इतिहास को तो इन्होंने कई बार खंगाल लिया था, लेकिन शायद इनके अपने इतिहास में कुछ ऐसे पन्ने बाकी हैं जहां पहुंचना अभी बाकी है। सर्दियों की ठंडी शाम थी। आलोक छत पर अकेले में एक किताब पढ़ रहा था। देखते ही देखते सूरज धुंधलाने लगा और अंधेरा घिर आया। अचानक एक चमगादड़ उड़ते हुए उसके बिल्कुल नजदीक आया। उसकी आंखें लाल नीले रंग में चमकी और फिर वो ओझल हो गया। आलोक समझ नहीं पा रहा था कि जो उसने अभी अभी देखा वो सच है या उसके मन का वहम। इस बात को तकरीबन 3 घंटे बीत गए थे। खाना खाने के बाद आलोक कॉफी का कप लेकर खिड़की पर बैठा था। तभी एक चमगादड़ उसकी खिड़की के पास आया और पलक झपकते ही सड़क पर जा रहे आदमी की गर्दन पर जाकर बैठ गया। अगले कुछ पलों में एक जोरदार चीख आलोक के कानों में पड़ी और देखते ही देखते वो चमगादड़ अर्धमानव बनकर आसमान में कहीं गुम हो गया। कुछ देर पहले जो आलोक की आंखों के सामने घटा, वो चाहकर भी उस पर यकीन नहीं कर पा रहा था। एक चमगादड़ ने उसकी आंखों के सामने एक जीते जागते इंसान का खून पिया था। घबराहट में वो अपने बेडरूम में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है, जिसे सुनकर आलोक पसीने में भीग गया था। आलोक, दरवाजा खोल, तू ठीक तो है ना? मीर की आवाज सुनकर आलोक वापस अपने होश में आया और उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। अरे यार, बाहर किसी आदमी की लाश पड़ी है। लोग बोल रहे हैं पूरा शरीर नीला पड़ा है उसका, जैसे खून ही ना हो। किसी जानवर का काम लगता है। भाई, ऐसा कौन सा जानवर आ गया जो ऐसे खून चूस कर मारेगा? मिहिर बोलता जा रहा था और इधर आलोक का दिमाग सुन्न हुआ पड़ा था। अगर मैं इसे बताऊंगा भी तो शायद ये मेरी बातों पर यकीन ना कर पाए। अभी तो मुझे खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं है, किसी और को मैं क्या ही समझाऊंगा। आलोक कुछ देर तक मिहिर की बातें सुनता रहा और उसके बाद चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गया। देर रात तक उसकी आंखों के आगे वही घटनाएं घूमती रही और फिर उसकी थक चुकी आंखें धीरे से बंद हो गई। देर रात तक उसने पाया कि वह एक सुनसान जगह पर है, एक ऐसी जगह जहां चारों तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा था। शायद ये कोई पुराना शमशान या कब्रिस्तान नजर आ रहा था। देखते ही देखते ढेरों चमगादड़ आकर उसके चारों तरफ घूमने लगते हैं, जिन्हें देखकर आलोक का सर चकरा जाता है।
अगले ही पल वो चमगादड़ एक एक करके अर्ध मनुष्य अर्ध चमगादड़ में बदल गए। उनके लंबे दानव जैसे दांत थे, आंखें लाल और शरीर पूरा काला था। हाथों से पंख निकले हुए थे जो उन्हें किसी चमगादड़ की तरह दिखा रहे थे। तभी एक चमगादड़, जिसका अंधेरे के कारण चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, उसने आकर आलोक को पीछे से बाहों में कस लिया। धीरे धीरे उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी, जिसके कारण आलोक की सांस अटकने लगी थी। उस चमगादड़ जैसे दिखने वाले जीव ने धीरे से अपना चेहरा आलोक के गर्दन पर रखा और अपने दांत वहां गड़ा दिए। आलोक दर्द से चीखा और उसी के साथ उसकी नींद टूट गई। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? पहले तो मुझे सिर्फ खून के सपने आते थे और अब तो मुझे ये चमगादड़ यानी कि वैम्पायर दिखाई भी देने लगे। इसका मतलब जिस एहसास को मैं आज तक एक काल्पनिक कहानी और सपना समझकर झुठला रहा था, वो एक सच है। लेकिन करोड़ों की इस भीड़ में ये सच सिर्फ मैं ही क्यों जानता हूँ? क्या इसके पीछे कुछ खास वजह है? कहीं ऐसा तो नहीं उन वैम्पायर का अगला शिकार मैं हूँ, इसलिए मुझे हर जगह ये वैम्पायर नजर आते हैं? ये ख्याल आते ही आलोक का पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। ये रात बिताना आलोक के लिए बहुत भारी हो गया था। सैकड़ों सवाल पूरी रात उसके दिमाग में शोर मचाते रहे। अगले दिन सवेरे सूरज की पहली किरण फूटते ही उसने बिस्तर छोड़ा और अपने कमरे से निकलकर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। कुछ दूरी पर ही उसे एक आदमी दिखाई दिया, जिसने काले रंग का लबादा पहना हुआ था और लगातार उसे घूर रहा था। समय आ गया है, इसलिए तुम्हें यह सब दिखाई दे रहा है। यह सब तुमसे ही शुरू हुआ था, अब खत्म भी तुम ही करोगे। कौन हो तुम? ये सब क्या बकवास कर रहे हो? इतना कहकर आलोक ने उस आदमी के सर से वो लबादा खींच लिया। सामने खड़ा हुआ आदमी कोई मनुष्य नहीं, बल्कि हूबहू वैसा था जैसा उसने अपने सपने में देखा था, यानी कि अर्धमानव, एक वैम्पायर। आलोक उसे देखकर सन्न रह गया था। वैम्पायर ने इधर उधर देखा। सड़क पर दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने अपनी बाजू में आलोक को लपेटा और एक झटके में वहां से गायब हो गया। कुछ देर बाद आलोक को होश आया तो वो एक पुरानी हवेली के खंडहर हो चुके कमरे में था और एक कुर्सी पर बेदम सा पड़ा हुआ था। उसके शरीर में हिलने जितने भी ताकत नहीं थी और आंखों की रोशनी भी हल्की पड़ चुकी थी। तभी उसकी नजर अपने कंधे पर गई, जहां पर एक गहरा जख्म दिखाई दे रहा था। लगता है इस वैम्पायर ने मेरे शरीर का खून भी चूस लिया है, इसलिए मुझे इतनी कमजोरी महसूस हो रही है। तभी एक लड़की की आवाज उसके कानों में पड़ती है। हमारी दुनिया में आपका स्वागत है मेरे मालिक। मैंने आपको अतीत याद दिलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपकी गलती नहीं है। ये कोई 2-4 बरस पुरानी बात नहीं, पूरे 100 साल पुरानी बात है। 1 सदी तक इंतजार किया मैंने आपके लौट के आने का, और नियति का खेल देखो, आपको दोबारा जन्म मिला भी तो एक इंसान के रूप में। लेकिन मैं जानती हूँ आज नहीं तो कल आपको सब याद आ जाएगा। हमारा अतीत, आपकी कुर्बानी, मेरा प्यार, सब कुछ। ये सब क्या बकवास है? कोई भूतिया कहानी की स्क्रिप्ट लिख रहे हो क्या तुम लोग? ये कोई कहानी नहीं, देखो मेरी तरफ। मैं हूँ जन्म जन्मों के लिए सिर्फ आपकी शलाका, और आप हो मेरे हर जन्म के मालिक आलोक। इतना कहकर उस लड़की के हाथ आलोक के शरीर पर रेंगने लगे और फिर अचानक ही उसने अपने नुकीले दांत उसकी गर्दन में गड़ा दिए। आलोक दर्द से कराह उठा और उसी के साथ शलाका ने अपनी गर्दन पर आलोक का मुंह रख दिया। ना जाने क्यों और कैसे आलोक ने भी अपने दांतों से शलाका की गर्दन पर काट लिया और शलाका का खून जुबान पर लगते ही उसके पूरे शरीर में मानो कपकपी सी दौड़ गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
जैसे मैंने ये पहले भी अनुभव किया है। मुझे ये खून इतना अच्छा क्यों लगा? पिछले जन्म की कुछ बातें रह रहकर आपको सपने में याद आती रही। मैं जानती हूँ उन्हीं यादों में आपने ये महसूस किया है आपको आपका पिछला जन्म जल्द से जल्द याद आ जाए। उसके लिए ही वो हर पल साथ था। मिहिर, सामने आओ। शलाका के इतना कहते ही मिहिर सामने आकर खड़ा हो जाता है। मिहिर, तू यहाँ? ये भी हम में से एक ही है, लेकिन ये कोई चमगादड़ नहीं बल्कि पिछले जन्म का तुम्हारा जानी दुश्मन भेड़िया है। भेड़िया, चमगादड़, इंसान, वैम्पायर, क्या पहेली है ये सब? आखिर क्या रिश्ता है आलोक का शलाका के साथ? क्यों आलोक को बार बार ऐसे सपने आते हैं कि वो किसी का खून पी रहा है? क्यों शलाका को देखकर उसने उसका खून पिया? कि आलोक एक वैम्पायर है या फिर उसके पिछले जन्म से जुड़े तार हैं जो उसे फिर से खींचकर अपने साथ ले जा रहे हैं? इंसान और वैम्पायर की ये प्रेम कहानी आखिर क्या मोड़ लेगी? क्या मिल जाएगा एक वैम्पायर को अपना प्यार? जानने के लिए देखना ना भूलें कहानी का अगला भाग। रघुवेंद्र दौड़कर स्टेज की तरफ पहुंचा। नीचे उतर जाओ बेटा, तुम गिर गए तो तुम्हें चोट लग जाएगी। कुछ नहीं होगा, और अगर मैं शो किए बिना नीचे उतर गया तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा, और फिर आप मुझे मारोगे भी ना। क्या? तुम? उसकी ये बात सुनकर रघुवेंद्र को शायद कुछ याद आ गया था। पापा, शो स्टार्ट होने वाला है, चलिए ना अपनी सीट पर जाकर बैठते हैं। मूनलाइट सर्कस, इंदौर का जाना माना सर्कस। सर्कस के मालिक मिस्टर रघुवेंद्र का बेटा अनिकेत भी आज अपने पापा के साथ सर्कस देखने आया था। वो अपनी सीट पर जाकर बैठे तो जादूगर अपनी मैजिक ट्रिक्स दिखा रहा था। पापा, वॉशरूम जाना है। अच्छा ठीक है, बाहर जाओगे तो वहां से राइट चले जाना। अनिकेत ऑडिटोरियम से बाहर वॉशरूम गया। वो शीशे में देखता हुआ अपने हाथ धो रहा था। तभी अचानक वहां की लाइट्स फ्लिकर करने लगी और थोड़ी देर बाद वहां बिल्कुल अंधेरा छा गया। तभी अनिकेत को वहां किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। कौन है यहाँ? अचानक रूम की लाइट फिर से फ्लिकर हुई। अनिकेत ने सामने शीशे में देखा तो पीछे एक जोकर उसकी ओर देखते हुए हंस रहा था। उसे देखकर अनिकेत पीछे मुड़ा। अरे, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। अनिकेत को देखकर उस जोकर ने बड़ी ही अजीब सी स्माइल की। उसने अपने हाथ पीछे को किए हुए हाथ में कई सारे गुब्बारे पकड़े हुए थे। उसने उनमें से एक गुब्बारा अनिकेत की ओर बढ़ाया। अनिकेत को कुछ समझ नहीं आया और उसने वो गुब्बारा पकड़ लिया। तभी अचानक दोबारा से वहां की लाइट्स फ्लिकर हुई। अनिकेत ने अब सामने देखा तो वो जोकर वहां नहीं था, लेकिन वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो जोकर अब उसके सामने खड़ा था। यह देखकर अनिकेत डर के मारे चिल्लाया और उसे धक्का देकर वहां से भाग गया। वो हड़बड़ाता हुआ अपने पापा के पास गया। पापा, प्लीज घर चलिए, मुझे यहाँ पर और नहीं रुकना। क्या हुआ बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? अभी तो शो भी खत्म नहीं हुआ है। पहले शो खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद चलते हैं ना। देखो कितना अच्छा मैजिक शो चल रहा है। अनिकेत के पापा ने जबरदस्ती उसे सीट पर बैठा दिया। अनिकेत भी अब ध्यान से मैजिक शो देखने लगा। तभी अचानक उसे स्टेज के कोने में वही जोकर दिखाई दिया। उसने अभी भी अपने हाथ में कई सारे गुब्बारे पकड़े हुए थे। वो उसी की तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। पापा, वो जोकर, मुझे ये शो नहीं देखना। प्लीज चलिए आप यहाँ से। वो मुझे घूर रहा है। वो मुझे वॉशरूम में भी दिखा था। अरे कौन सा जोकर बेटा, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हें कोई वहम हो रहा है। और बेटा, हमारे सर्कस में तो कोई जोकर है ही नहीं। घर जाने के लिए बहाने बना रहे हो। खैर छोड़ो, बस ये शो खत्म होने ही वाला है, फिर चलते हैं घर। रघुवेंद्र अनिकेत के साथ घर आ गया, मगर अनिकेत की आंखों के सामने बार बार उस जोकर का चेहरा आ रहा था। वह बहुत घबराया हुआ था। वो रात को सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा
तो उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो बस बार बार करवटें बदल रहा था। तभी उसके कानों में फिर से वही आवाज पड़ी, देखो मैं आ गया, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इस आवाज को सुनकर अनिकेत डर से कांप गया। उसने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो वो जोकर ठीक उसके सामने खड़ा था। उसने अभी भी अपने हाथ में ढेर सारे गुब्बारे पकड़े हुए थे और वो उसे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा था। अनिकेत ने डर के मारे अपनी आंखों को बंद कर लिया और जब दोबारा उसने आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अनिकेत ने चैन की सांस ली, लेकिन उसके कमरे के कोने में खड़ा वो जोकर अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अनिकेत को अपने पास आने का इशारा किया और अनिकेत खुद को उसके पास जाने से रोक नहीं पाया। वो उसकी ओर बढ़ा और अचानक बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। अगली सुबह जब उसकी मम्मी उसे उठाने के लिए आई तो देखा कि वो जमीन पर बेहोश पड़ा है। उन्होंने उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया, उसके चेहरे पर पानी छिड़ककर उसे उठाया। अनिकेत, तुम ठीक तो हो ना बेटा? तुम वहां क्या कर रहे थे? अनिकेत ने अपनी मम्मी की बात सुनी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन्हें देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराया। उसने पूरे दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया। अरे क्या हो गया है तुम्हें? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो बेटा? नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे अपने रूम में जाकर प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस? कैसी प्रैक्टिस? अनिकेत कुछ नहीं बोला और उन दोनों की तरफ देखता हुआ सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रात को जब घर में सब सो चुके थे तभी अनिकेत के पेरेंट्स को उनके रूम में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उस आवाज से उनकी नींद टूट गई। पूरे कमरे में अंधेरा था, लेकिन एक अजीब सी आवाज कमरे में आ रही थी। रघुवेंद्र ने लैंप की लाइट ऑन की तो सामने का नजारा देखकर वो दोनों बुरी तरह डर गए। जोकर के कपड़े पहने और चेहरे पर जोकर की तरह पेंट किए अनिकेत कमरे के शीशे के सामने खड़ा था और खुद को देखता हुआ हंस रहा था। अनिकेत, अनिकेत तुम क्या कर रहे हो बेटा? इतनी रात का है ये सब? तुम ये जोकर के कपड़े क्यों पहने हो? तुम्हारे पास ये कपड़े कहां से आए? किसने बनाया तुम्हें ऐसा? अनिकेत ने अपना चेहरा उन दोनों की तरफ मोड़ा और अपनी गर्दन को घुमाने लगा। वो उनके बिस्तर की तरफ बढ़ा जहां साइड टेबल पर एक चाकू रखा हुआ था। उसने वो चाकू उठाया। बेटा, बेटा ये चाकू वापस रख दो, इससे तुम्हें चोट लग सकती है। वापस रख दो बेटा। उसने उन दोनों को देखकर एक भयानक मुस्कान दी और अचानक चाकू से अपने हाथ पर अनगिनत कट्स लगाने लगा। उसे देखकर माधवी डर से चिल्लाई और रघुवेंद्र ने जल्दी से जाकर उसे पकड़ा। उसने उसके हाथ से चाकू छीनकर दूर फेंका। उसके हाथ से लगातार खून टपक रहा था, लेकिन अभी भी वो उन्हें देखकर उसी तरह मुस्कुरा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर उन दोनों की रूह कांप गई। वो जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गए। देखिए, लगता है आपके बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। आज से पहले कभी ऐसा कुछ हुआ है क्या? नहीं डॉक्टर, मेरे बेटे को कोई मानसिक दिक्कत नहीं है और ये जो भी हुआ है पहली बार हुआ है। आज से पहले उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया। क्या? तो फिर अचानक उसे ऐसा क्या हुआ? हमें उसके टेस्ट करने होंगे। अगर उसने आगे कभी ऐसा कुछ कर लिया तो शायद उसे बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर ने अनिकेत के टेस्ट किए, लेकिन उसकी सब रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। वो लोग उसे घर वापस लेकर आ गए। माधवी ने अपने घर की हर नुकीली चीज को स्टोर रूम में बंद कर दिया। वो अनिकेत के पास खाना लेकर गई। बेटा, तुम जब से हॉस्पिटल से आए हो तुमने कुछ भी नहीं खाया है, थोड़ा सा तो खा लो। उसकी माँ ने उसकी तरफ खाने का निवाला बढ़ाया तो अनिकेत ने खाने की थाली को दूर फेंक दिया। नहीं खाऊंगा, अब ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता।
ये सब क्या बदतमीजी है अनिकेत। जानती हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ये क्या तरीका है। अनिकेत उठा और वहां से अपनी बालकनी की तरफ चला गया। तभी माधवी को बालकनी से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़े ही चाव से चबा चबा कर कुछ खा रहा हो। वो बाहर बालकनी में गई तो अनिकेत को देखकर उसके होश उड़ गए। वहां जमीन पर एक मरी हुई बिल्ली पड़ी थी और अनिकेत उसी के मांस को नोच कर खा रहा था। तुम ये क्या कर रहे हो अनिकेत? अनिकेत! माधवी ने अनिकेत को उठाने की कोशिश की। तभी उसने उससे अपना हाथ छुड़ाया और मरी हुई बिल्ली का मांस निकालकर उसकी ओर बढ़ाया। खाओगी? वो अपने हाथ में वो मांस का टुकड़ा लिए वहां से भाग गया। अब उसकी हालत ना तो सहने लायक थी और ना ही देखने लायक। आज का ये वाकया देखकर माधवी बुरी तरह डर चुकी थी। उसने तुरंत रघुवेंद्र को फोन करके घर बुलाया और फिर से अनिकेत को अस्पताल में एडमिट करवा दिया गया। देखिए, आपके बेटे की रिपोर्ट तो सारी नॉर्मल थी, लेकिन अगर बार बार वो ऐसा कर रहा है तो हमें उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजना होगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है डॉक्टर? तुम कहना क्या चाहते हो कि मेरा बेटा पागल है? पागल नहीं है मेरा बेटा, समझे? यहाँ पर इलाज करवाने लाया हूँ तो उसका इलाज करो, फालतू की नसीहत नहीं चाहिए मुझे। डॉक्टर की बात पर रघुवेंद्र बहुत गुस्सा हो गया था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। हेलो सर, आप कहाँ पर है? आपको याद है ना, आज शाम हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट शो है और मीटिंग भी। बस थोड़ी देर में शो शुरू होने वाला है, आप प्लीज़ जल्दी आ जाइए। मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, मैं अभी नहीं आ सकता। लेकिन सर। कोई बात नहीं, आप चले जाइए, मैं हूँ यहाँ पर। रघुवेंद्र की कुछ क्लाइंट्स के साथ आज इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, इसलिए वो वहाँ से अपने सर्कस चला गया। शाम के 7 बजे आज बहुत बड़ा मैजिक का शो होने वाला था। स्टेज की लाइट्स बंद थी, लेकिन जैसे ही स्टेज की लाइट्स ऑन हुई, स्टेज की तरफ देखकर रघुवेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि स्टेज का सेटअप किसी जोकर के शो जैसा था और वहां अनिकेत जोकर का गेटअप लिए अपना शो कर रहा था। अनिकेत यहाँ कैसे आ गया? वो तो अस्पताल में था ना। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया? अनिकेत का शो देखकर भीड़ में सब लोग तालियां बजा रहे थे। स्टेज पर 2 डंडों पर एक रस्सी बांधी गई थी, जिस पर अक्सर शो के दौरान चला जाता है। अनिकेत उस रस्सी पर चढ़ा और उस पर चलने लगा, लेकिन बार बार उसके पैर उस पर चलते हुए लड़खड़ा रहे थे। रघुवेंद्र दौड़कर स्टेज की तरफ पहुंचा। नीचे उतर जाओ बेटा, तुम गिर गए तो तुम्हें चोट लग जाएगी। कुछ नहीं होगा, और अगर मैं शो किए बिना नीचे उतर गया तो मुझे खाना भी नहीं मिलेगा और फिर आप मुझे मारोगे भी ना। क्या? तुम? उसकी ये बात सुनकर रघुवेंद्र को शायद कुछ याद आ गया था, शायद कुछ ऐसा जिस वजह से ये सब हो रहा था। अनिकेत रघुवेंद्र की ओर देखकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। तभी अचानक अनिकेत रस्सी पर चलता चलता रस्सी से नीचे गिर गया। उसके सर पर गहरी चोट लगी। रघुवेंद्र उसे लेकर जल्दी से अस्पताल पहुंचा। वह अस्पताल के रूम के बाहर बेंच पर बहुत घबराया हुआ बैठा था। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। वो वापस आ गया है, वो मेरे बेटे के पीछे पड़ा है। क्या बोल रहा है तू? कौन वापस आ गया है और कौन तेरे बेटे के पीछे पड़ा है? वो जोकर 15 साल पहले जो, तुम देखना सब खत्म हो जाएगा अब। क्या 15 साल पहले वो जोकर? तू क्या बोल रहा है? ये कैसे हो सकता है रघुवेंद्र? जो इतने साल पहले मर चुका है वो कैसे लौट कर आ सकता है? हाँ ठीक कहा, वो मर चुका है और उसकी आत्मा मेरे बेटे के अंदर आ गई है। आज उसकी वजह से ही मेरा बेटा हॉस्पिटल में है। वो आत्मा हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी, एक एक से अपना बदला लेगी। कोई खतरा नहीं है हमें, तू रिलैक्स कर। और हाँ,
अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा। खर्च की चिंता मत करना, हम सब देख लेंगे। अनिकेत हमारा भी बच्चा है। तुम मेरी बात नहीं समझ रहा यार, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मुझे लगता है अनिकेत की तबीयत की चिंता में तो कुछ भी सोच रहा है। तू रिलैक्स कर और मुझे सोने दे, सुबह बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। अरुण रघुवेंद्र की कोई बात नहीं सुनता। तभी रघुवेंद्र को अपने बिजनेस पार्टनर विजय का ध्यान आता है। वो विजय को भी कॉल करके ये बात बताता है, लेकिन विजय भी उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इन सब से परेशान रघुवेंद्र हॉस्पिटल रूम के बाहर बेंच पर बैठा हुआ था। इसी टेंशन में उसकी आंख लग गई, मगर तभी थोड़ी देर बाद उसके कानों में एक शोर सुनाई दिया। सर पेशेंट तो यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन उसकी हालत तो बहुत खराब थी, तो वो अपने आप यहाँ से कैसे चला गया? क्या? मेरा बेटा कहाँ चला गया? कहाँ गया मेरा बेटा? देखिए, आप घबराइए मत, शायद वो यहीं कहीं होगा, हम देखते हैं। उन लोगों ने अनिकेत को अस्पताल में हर जगह ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। रघुवेंद्र उसकी हालत से पहले ही परेशान था। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर की तरफ निकला। कुछ देर बाद रघुवेंद्र के पार्टनर अरुण के घर की डोरबेल बजी। वह गहरी नींद में था। उस आवाज से उसकी आंख खुल गई। इतनी रात गए, कौन आया है? लोगों को भी ना रात में भी चैन नहीं है। अरुण अपने कमरे से उठकर दरवाजे की तरफ गया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो सामने अनिकेत खड़ा था। उसके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और हाथ में सिरिंज लगी हुई थी। अनिकेत, तुम यहाँ पर कैसे, और वो भी इस हालत में? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम्हारे पापा बता रहे थे कि तुम हॉस्पिटल में एडमिट हो। अनिकेत बिना कुछ बोले घर के अंदर आ गया और तभी घर का दरवाजा भी अपने आप बंद हो गया। अनिकेत ने उसकी तरफ देखकर एक अजीब सी मुस्कान दी और देखते ही देखते अनिकेत का चेहरा उसी जोकर के चेहरे में बदलने लगा। उसे देखकर अरुण बुरी तरह डर गया। अनिकेत उसकी ओर बढ़ा, तभी अरुण उसे धक्का देकर अंदर अपने कमरे में भाग गया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। उसने जल्दी से अपना फोन उठाया और अपने तीसरे पार्टनर विजय को कॉल किया। हेलो विजय, रघुवेंद्र ठीक कह रहा था, वो वापस आ गया है यार। वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन वापस आ गया है? क्या बोल रहा है तू? इससे पहले कि अरुण आगे कुछ और बोल पाता, कमरे का दरवाजा जो अंदर से बंद था बड़ी ही धीमी आवाज के साथ खुलने लगा। दरवाजे के बाहर अनिकेत जोकर बनकर खड़ा था। उसे देखकर अरुण की जीभ लड़खड़ाई और फोन उसके हाथ से गिर गया। हेलो अरुण। फोन के दूसरी तरफ से विजय बार बार हेलो बोल रहा था, लेकिन अरुण के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। तभी जोकर उसकी ओर बढ़ा और एक ही झटके में उसकी गर्दन को मरोड़ डाला। दर्द से अरुण की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। फोन पर उसकी चीख सुनकर विजय भी डर गया। उसने बहुत देर तक अरुण से बात करने की कोशिश की, लेकिन जब कई देर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो उसने सीधे रघुवेंद्र को कॉल की। हेलो रघुवेंद्र, मुझे अभी अरुण का कॉल आया था। बहुत घबराया हुआ था वो। बोल रहा था वो वापस आ गया है, किसी को नहीं छोड़ेगा, और फिर अचानक वो चिल्लाया और कुछ बोला ही नहीं। क्या ये सब क्या हो रहा है? एक तो अनिकेत भी पता नहीं कहाँ चला गया। हम इतनी देर से उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं वो वहीं पर तो नहीं। ओह नो, मुझे तो कोई बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है। हमें उसके घर चलकर देखना चाहिए। दोनों जल्दी से अरुण के घर की तरफ दौड़े। थोड़ी देर बाद वो उसके घर पहुंचे तो देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। इतनी रात को इसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। दोनों उसके घर के अंदर गए, लेकिन जैसे ही वे उसके कमरे में पहुंचे, अरुण को देखकर उनके होश उड़ गए। वो मृत अवस्था में जमीन पर पड़ा था और उसके बगल में जोकर की एक तस्वीर गिरी हुई थी। उसे देखते ही रघुवेंद्र और विजय सब कुछ समझ गए।
ये सब कुछ उसी ने किया है। उसने बोला था वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हमने बहुत बड़ी गलती की। इस बात को मजाक में टाल दिया हमने। हमें पहले ही सावधान हो जाना चाहिए था। लेकिन अब और नहीं, हमें कुछ करना होगा, वरना वो हमें भी मार देगा। मुझे तो अनिकेत की चिंता हो रही है विजय। उसने अनिकेत को अपने चपेट में लिया हुआ है। वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाएगा। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बाबा को जानता हूं। अब बस वही हमारी मदद कर सकते हैं। जल्दी चल। विजय ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और रघुवेंद्र को अपने साथ एक जगह ले गया, लेकिन वो जोकर उन्हें वहां से जाते हुए देख रहा था और एक अजीब सी भयानक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। थोड़ी देर बाद विजय ने एक मंदिर के पास अपनी गाड़ी रोकी। मंदिर के पीछे एक बाबा की छोटी सी कुटिया थी। वो दोनों वहां पर गए तो बाबा देर रात को कोई पूजा की विधि कर रहे थे। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए, वरना वो हमें मार डालेगा। कौन मार डालेगा? मुझे ठीक से पूरी बात बताओ। कौन मारना चाहता है तुम्हें? बाबा, वो जोकर। उस जोकर ने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है और उसके जरिए वो हम सबको मारना चाहता है। मेरे बेटे को बचा लीजिए बाबा, वरना वो उससे भी नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन आखिर उस जोकर से तुम्हारा क्या लेना देना है? क्योंकि कोई भी आत्मा ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ती। उसका कोई ना कोई कारण जरूर होता है, और जब तक मुझे ये पता नहीं लगता मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। ये सब हमारी गलती के वजह से हुआ है बाबा। आज से 15 साल पहले हम एक लड़की को अपने सर्कस में जोकर के शो के लिए लेकर आए थे। वो बस 13 साल की थी। उसके माँ बाप ने पैसों के लालच में उसे हमें बेच दिया था कि वो हमारे सर्कस में जोकर के शो करेगी। लेकिन हम सिर्फ इतना ही नहीं चाहते थे। हमने सोचा था कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो हम उससे गलत काम भी करवाएंगे। और क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मुझे तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था कि तुम उससे आगे चलकर ये सब करवाने वाले हो। हाँ, क्योंकि हम जानते थे कि अगर हम तुम्हें ये सब बताएंगे तो तुम इस चीज़ के लिए कभी नहीं मानोगे। इसलिए मैंने और अरुण ने इस बात को अपने तक ही रखा। हमें तो बस अपने पैसों से मतलब था। उस रात उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं आज का शो नहीं कर पाऊंगी। मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ सर, इसको बहुत तेज बुखार है और अगर ऐसी हालत में ये शो करेगी और इसे कुछ हो गया तो? बाहर लोगों ने टिकट लेकर रखी है और शो है ही कितनी देर का। बुखार ही तो है, मरी तो नहीं है ना। शो तो करना ही पड़ेगा। तो फिर आप मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। सुबह से कुछ खाने को भी नहीं मिला है। बाहर शो के लिए देर हो रही है। जो भी खाना है शो खत्म होने के बाद ही मिलेगा। हाँ, जल्दी से जाओ अब। हम अक्सर उसे बहुत मारते पीटते थे और उस दिन हमने उसे कुछ खाने को भी नहीं दिया। अक्सर हम उसके साथ ऐसा करते थे ताकि उसके दिमाग में हमारा डर बैठ जाए। हमें नहीं पता था कि उस रात ऐसा कुछ हो जाएगा। वो रस्सी पर चलती हुई अपना शो कर रही थी और उसकी तबीयत इतनी खराब थी कि वो बेहोश होकर रस्सी से नीचे गिर गई और गिरते ही उसकी मौत हो गई। तुमने जो किया बहुत ही गलत किया। एक मासूम सी बच्ची तुम्हारी वजह से मारी गई। हम जानते हैं बाबा, लेकिन हमें अपनी गलती का बहुत पछतावा है। हाँ, और मैं नहीं चाहता कि हमारे किए की सजा मेरे बेटे को मिले। आप प्लीज कुछ कीजिए। अगर तुम्हें अपनी करनी पर इतना पछतावा हो रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें तावीज को अभिमंत्रित करके देता हूं। उसे धारण करने के बाद वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और एक तावीज को तुम अपने बेटे को भी पहना देना, तो वो उसके ऊपर भी हावी नहीं हो पाएगी। बाबा ने तावीज़ों को अभिमंत्रित किया और उन्हें दे दिया। रघुवेंद्र अपने गले में तावीज़ पहनकर और अपने बेटे के लिए तावीज़ लेकर सीधे अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। विजय भी वहां से चला गया था, लेकिन वो वहां से अपने घर नहीं गया, बल्कि उसने रघुवेंद्र के घर के सामने अपनी गाड़ी रोकी। मुझे अच्छी तरह पता है कि वो यहीं पर होगा। रघुवेंद्र के आने का इंतजार कर रहा होगा
अच्छा है वो यहाँ पर नहीं है, वरना अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख पाता। उसके बेटे के अंदर ही है ना उसकी आत्मा, खत्म कर दूंगा मैं उसे। उसने अरुण को मार डाला, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो ये ताबीज मेरे साथ है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विजय ने अपने गले में पहने लॉकेट की तरफ देखा और मास्टर की से रघुवेंद्र के घर का दरवाजा खोलने लगा, लेकिन घर का दरवाजा पहले ही खुला था। वो सीधा घर के अंदर गया। पूरे घर में घोप अंधेरा था। वो ऊपर अनिकेत के कमरे की तरफ बढ़ा तो देखा कि अनिकेत दीवार की तरफ देखता हुआ हंस रहा है। तेरी हंसी अब मैं ज्यादा देर तक रहने नहीं दूंगा। तूने अरुण को मार डाला ना, वो मेरे भाई जैसा था। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब तक तू जिंदा रहेगा तब तक तेरे अंदर ये जिंदा रहेगी। अनिकेत पीछे की तरफ मुड़ा तो विजय के गले में वो लॉकेट देखकर वो घबराने लगा। विजय गुस्से में उसकी तरफ बढ़ रहा था, तभी बिस्तर से उसका पैर टकराया और उसका लॉकेट बेड के किनारे लगी एक कील में फंसकर उसके गले से निकल गया। तभी अनिकेत उसे देखकर भयानक तरीके से मुस्कुराया और दौड़ता हुआ उसकी तरफ बढ़ा। उसकी गर्दन को भी उसने अरुण की तरह एक झटके में घुमाया। विजय की चीख पूरे घर में गूंज उठी। रघुवेंद्र भी तब तक अस्पताल से घर पहुंच चुका था। वो चीख सुनकर माधवी की भी नींद टूट गई। वो जल्दी से कमरे की तरफ दौड़ी और रघुवेंद्र भी वहां पहुंचा तो सामने का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। विजय मर चुका था। उसका ताबीज दूर जमीन पर गिरा हुआ था। रघुवेंद्र की सांसें भी अब अटक चुकी थी। तभी रघुवेंद्र उसके सामने अपने घुटनों पर आ गया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैरों में गिरता हूँ, मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे किए की सजा इसे मत दो। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं नहीं जानता था कि हमारी वजह से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था और ना ही ये जानता था कि इन लोगों के इरादे तुम्हारे लिए क्या है। मेरा यकीन करो प्लीज, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तो बस तुम्हें जोकर का शो करने के लिए लेकर आया था। मैं अपने किए के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं जानती हूँ कि इससे बहुत बड़ा पाप हुआ है, लेकिन तुम्हारे सामने अपने बेटे और पति की जान की भीख मांगती हूँ। माफ कर दो इन्हें। मैं तुम्हें मोक्ष दिलवाऊंगी और मुक्त करा दूंगी तुम्हें हमेशा के लिए। रघुवेंद्र और फूट फूट कर रोने लगा और उससे अपने बेटे की जान की भीख मांगने लगा। माधवी की आंखों में भी आंसू थे। तभी अनिकेत की आंखों में भी आंसू आ गए और अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ा। रघुवेंद्र ने उसी समय उसके गले में वो लॉकेट पहना दिया। और कहते हैं ना, सच्चे दिल से किया गया प्रायश्चित बड़े से बड़े गुनाह की माफी दिला सकता है। रघुवेंद्र के प्रायश्चित से वो जाकर रघुवेंद्र को माफ कर देती है। इसलिए उसके बेटे को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन माधवी ने जैसा कहा था, उसने उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन कराया और सालों से अतृप्त आत्मा जो यहाँ वहाँ भटक रही थी, हमेशा के लिए तृप्त होकर शून्य में विलीन हो जाती है। टॉप टून्स हॉरर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आपको ऐसी ढेरों नई कहानियां सुनने और देखने को मिलती रहे।